नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। और इसके अंतर्गत गाइज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को हम एकदम आराम से हल करने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है? तो यहाँ पे आप लिखिए, ऐसा करने से लंबाई की माप गलत हो सकती है। ये आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको क्या पता यार, आप सीधा देखोगे तो देखने से हम परफेक्ट बात है कि हम सही तो करेंगे ही नहीं। तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा 99% है गलत के। ठीक है, आगे आ जाइए। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? अब गाइज, रूलर आप जानते हो किसको बोलते हैं? स्केल को। और डिवाइडर आप जानते हो किसको बोलते हैं? उस प्रकार, नोक वाले प्रकार को आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो प्रकार से नापना ज़्यादा सुविधाजनक। बताऊंगा क्यों। जैसे कि आपका एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। अब आपको प्रकार से यदि मापना हो तो आप क्या करो, प्रकार की एक नोक यहाँ पे रखो और दूसरे जो पेंसिल डाली उसको नोक को यहाँ पे रखो। इतना किया, उसके बाद में उसको जाके मेजर कर दो बस। और स्केल में क्या होता है, ये स्केल में वो काले काले होते हैं, उनमें यार कई बार ढंग से पता नहीं चलता। ठीक है ना, इसलिए बोला, क्योंकि प्रकार में तो आपकी नोक यहाँ पे रखी होगी, आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडर का प्रयोग क्यों अधिक अच्छा है? शुद्ध लंबाई की शुद्धता के लिए, ये आप लिख देना गाइस। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, लंबाई की शुद्धता के लिए। तो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। और ये बोला कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, तो हमने यह रेखाखंड ए खींच दिया। ठीक है, ए बी, ये ए है, ये बी है। अब देखिए गाइस, ये क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ये मैंने सी ले ली। क्या ले लिया? सी। इतना आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं गाइस आगे। ये बोल रहा है ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए क्या? ये बोल रहा है ए बी, ए बी, बी सी, ठीक है, और सी ए की लंबाई मापिए क्या? ये सब भी बराबर हैं। तो गाइज आप लोग है ना, जैसे कि आपने ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर लिया। कितने का लिया? 4 सेंटीमीटर। तो आप इसका हाफ करोगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है ना। और ये भी जो है बी सी, ये भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ चुका होगा आपको इतना तो। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एफ बी। तो गाइज यहाँ से देखिए आप, एफ बी हमारा कितना है? ए से बी देखो तो मैं 4 है। ठीक है, ए सी कितना है? 2 है। ठीक है, फिर हम प्लस लगाएंगे। सी बी कितना है? सी बी भी 2 है। तो 4 और 4 बराबर है या नहीं? क्या ये बराबर है? हाँ। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाँ, क्योंकि ये बराबर है। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और एस सी 8 सेंटीमीटर। तो आ जाइए गाइज, एक आप लंबी रेखा ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। उस पर देखिए इसने 3 पॉइंट बोलने हैं, ए, ठीक है, बी, और यहाँ पे आप कर दोगे सी। तो यहाँ पे मैं बिंदु लगा दूँ पहले। ये ए है, ये बी है और ये कौन सा है? सी है। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, इसने बोला है ए बी 5 सेंटीमीटर। ए से बी है वो कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ से लगा दिया। बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए आगे क्या बोले, एस सी 8 सेंटीमीटर। एस सी यानी ए से सी पूरा का पूरा, ये आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे देखिए, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के बीच स्थित है? तो यार ये कोई बात है क्या? बीच में कौन, आप बताइए? ये है बी। बी देखिए सी और ए के बीच में है। तो आपका गाइज यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिल्कुल
सही है। समझ में आपके आ चुका होगा। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि दी गई आकृति में डी रेखाखंड एच जी का मध्य बिंदु है। तो आ जाइएगा, इस पहले आप ए जी देख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर आपका ए है, यानी कि यहाँ से मैं लाइन खींचना स्टार्ट कर दूँ और जे तक, यानी कि यहाँ तक मुझे खींचनी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा आपके समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना मेरे को तो देखिए आती ये लाइन आपकी, ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका जी है, ये 7 पर है और ये 1 पे है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत और बीच वाले आपको यहाँ से ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डी है ना, डी बिंदु को यहाँ पे आप इंडिकेट कर लो, ये लो आपका डी, यहाँ पर है डी है ना, वो इनका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है क्या, तो गाइज हम चेक करते हैं। गाइज ये तो रहा आपका जी से आपको डी तक आना है। आइए, 1 कदम 2 कदम 3, कितने कदम रखे आपने? 3 कदम। कितने कदम रखे? 3। डी से जी आने के लिए आपने कितने कदम रखे थे गाइज? 3 कदम रखे थे। कितने रखे थे? 3 स्टेप्स रखे थे, 3 स्टेप। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आइए आप ए पर आइए आप और डी की तरफ। तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 3 स्टेप, या आप इस साइड रख रहे हो 3 स्टेप। ठीक है ना। कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो 3 कदम इस साइड रखने पर आप ए से डी पर पहुंचते हो और इस साइड भी आप जी से 3 कदम लेफ्ट की तरफ बढ़ने पे डी पर पहुंच जाते हो। तो सीधी सी बात है, 3 कदम बराबर है। इसका मतलब डी मध्य बिंदु है। एच जी रेखाखंड का डी मध्य बिंदु है। तो गाइस समझ में आपके बिल्कुल आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हम इजीली इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। रेखाखंड पहले आप खींच लीजिए, एक अच्छा सा शानदार सा रेखाखंड मैं खींच रहा हूँ, जैसे ये खींच लिया हमने। तो देखिए ये बोल रहा है कि एस सी का मध्य बिंदु कौन सा? बी, और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु सी बी डी। तो यहाँ पर आगे और देखिए गाइस आप, देखिए बी डी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना। और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पे बी डी रेखाखंड। गाइज यहाँ पे इसने बी डी बोला था, तो आप एक बार इसको मिटाइए। ठीक है ना, इसको मत लिखिए, मैं आपको सही बताऊंगा। तो गाइज आप सिर्फ एकमात्र लाइन से सीखिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि बी है ना, ए सी का मध्य बिंदु है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये आपका हो चुका है यहाँ से बी। इतने में किसी को दिक्कत तो कोई भी भाई बोल सकता है। ठीक है, आगे देखिए। और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। सी है ना, सी वो बी डी का मध्य बिंदु है। अब यार बी डी, तो बी यहाँ से स्टार्ट है, डी साइड यहाँ पे थोड़ा आगे चल के आएगा। यहाँ पर मैं डी को मानता हूँ भाई साहब। ठीक है ना, ये लाइन यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ पे है डी। आपके समझने के लिए मैं लाइन बना रहा हूँ, देखिए। वरना मैं तो इस क्वेश्चन को खबका कर देता, आपको बताऊँ क्या, वरना कैसे करते। तो लो आ जाइए यहाँ पर। ये बोल रहा है कि एस सी जो लाइन आना उसका मध्य बिंदु क्या है? बी है। तो गाइज मुझे आप बताइए, एफ बी और बी सी बराबर नहीं होंगे क्या? बराबर होंगे। एफ बी बराबर बी सी आपका क्या है? बराबर हो चुका है यहाँ से। ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, एक बात और बताते हैं आपको। यहाँ से ये बोल रहा है सी है ना, सी वो बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बी सी और सी डी बराबर होंगे, बी सी। ठीक है, और बी सी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर हो चुकी हैं। यहाँ तक आपके शायद डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। लाइन पर खुद देख सकते हैं, ये बी डी हम देखें तो बी सी और सी डी बराबर है। तो गाइज ऐसा यदि है तो मैं आपको बता दूं, देखिए इनसे निकल कर क्या आएगा। आप बताइए, एफ बी बराबर क्या है? बी सी, और बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं वो क्या है? बराबर है। ये आपको साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए मैंने इनको एक रखा। पहले मैं अलग बना रहा था, आपको पता, लेकिन ये एक रेखा पर स्थित है तो मैंने इनको एक रेखा पर स्थित किया। आप खुद देख सकते हैं यहाँ से। आगे देखिए, बताइए कि एफ बी बराबर सी डी क्यों है? एफ बी बराबर सी डी क्यों है, ये हमसे पूछ रहा है। तो एफ बी बराबर सी डी क्यों है? तो यार ये इसकी बात हमने यहाँ पे प्रूव की तो थी
कि ये तीनों बराबर, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। ये पूछ रहे हैं ए बी बराबर सी डी क्यों है, तो आप बताइए ए बी बी सी के बराबर है सी डी, तीनों यहाँ से मुझे बराबर दिख रही है, ये तीनों बराबर है, तो ये डेफिनेटली बराबर हो चुकी है ए बी बराबर सी डी, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से हम प्रूव करके लाए। देखिए ए बी के बराबर बी सी था और बी सी के बराबर सी डी था, तो यदि बी सी के बराबर सी डी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूँ बी सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, बस यही कारण था। ठीक है, यानी आपका जो ये इक्वेशन है ना, आप इसको ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे सी डी मैंने लिख रखा है, मैंने सी डी का सी डी रखा। अब आप मुझे बताइएगा इस बी सी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देख के यदि लिखूँ तो ए बी और सी डी बराबर हुए या नहीं हुए, बिल्कुल हो चुके हैं। क्यों है, तो ये हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है ना, तो समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं आपको पहले समझा दूँ। इसमें है क्या, आपको है ना ट्राइंगल दिए गए, बहुत सारे उनके चित्र दिए गए हैं, जिसमें आपको उनकी क्या एक आगे टेबल बनाई गई, उसमें उनकी माप भी दी गई। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है, या फिर इससे इन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है या फिर नहीं। ठीक है ना, तो मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा इससे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे। एक मैं बताऊँगा, बाकी आप करके देख लेना, फिर भी नए समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एकमात्र उठाया। यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये दो भुजाएं हैं, ये दो मैंने ट्रायंगल लिए हैं। तो देखिए त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो गाइज ये आप पहला मान लीजिए और ये आप दूसरा मान लीजिए। यहाँ पे मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। फर्स्ट में मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजा, हमारे यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएँ कितनी है, 5 है, 3 है और कितनी है, 4 है। तो गाइज आराम से आ जाइए, हम इनका योग का बताने वाले। यदि मैं योग करूँ गाइज 5 और 3 का योग करूँ, ठीक है, सॉरी 5 और 4 का, तो 9 आप बताइए 3 से बड़ा है, सही बात है। इसके बाद में यदि हम इन दोनों का योग करें यानी कि 7 भी तो पैसा 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो आपका पहले वाला ट्राइंगल है ना, ये बनाना संभव है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए गाइज आप, और नेक्स्ट में इजीली आ जाइए। क्या करने वाले हैं वो देखिए, हमारे पास में साइड है 4 3 4, यहाँ से मैं दो देखिए 4 + 4, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन 3, ये आपका प्रूवन है, पहले से मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपका प्रूवन हो चुका है। आगे देखिए इन दोनों को मैं यदि ऐड करूँ, ठीक है, तो कितना होगा पता है, 7 इज़ ग्रेटर दैन 4, यह भी बड़ा है। कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल बनाने आपके संभव है। अब मैं एक और एग्जाम्पल, यानी कि यह भी संभव है ट्राइंगल बनाना। तीसरा एग्जाम्पल मैं जो लेने जा रहा हूँ ना गाइस, ठीक है, उसको आप इजीली और ध्यान से देखना। इसमें मैं करवाने वाला हूँ आपका गलत। आ जाइए गाइस, इसमें मैंने 3 भुजाएं ली, आपको दिख रही है यहाँ पे कितनी ली है, 2 लिए, 3 लिए और 6 लिए। ठीक है, इसमें मैं इस ठीक है रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। देखिए 2 और 3 को मैं ऐड करूँगा तो 5 आएगा, ठीक है, जो कि 6 से क्या छोटा। इसका मतलब यह ट्रायंगल संभव नहीं है, इन भुजाओं से ट्रायंगल बनाना संभव ही नहीं है। समझ में आपके आ चुका होगा गाइज। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।